नमस्ते। आज एक दुख की बात है कि शरद यादव जी नहीं रहे। कल रात उनका देहांत हो गया। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं रघु ठाकुर साहब से बात कर लूं। उनके ऐसे साथी जिन्होंने 1974 में जब जबलपुर से उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ तो एक व्यक्ति जो उनके साथ लगातार रहा उस संघर्ष के दिनों में वो रघु ठाकुर है। सबसे सीनियर इस समय देश का, मैं उनको सीनियर मोस्ट समाजवादी एक्टिव वो मानता हूँ, क्योंकि कुछ इनसे सीनियर लोग हैं दो तीन, लेकिन वो बहुत एक्टिव नहीं रह गए, लेकिन रघु भाई पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन बातें जो मेरा व्यक्तिगत शरद यादव जी के साथ कई हैं, लेकिन दो तीन इंसिडेंट को मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं इसलिए शेयर कर लूँ क्योंकि वो एक उनकी पर्सनैलिटी का एक वो दिखाता है। 89 में ये कपड़ा मंत्री हुए और मेरे एक मित्र हैं जो अभी भी हैं यहाँ, और उसकी उन्हीं की वजह से हुआ। उनका नाम है विक्रम लेले। विक्रम लेले उस समय बहरीन में रहते थे और कुछ इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। लीवाइस कंपनी अपनी का कपड़ा वपड़ा क्या क्या लेके चाइना आइना जाते आते थे। तो विक्रम आए और विक्रम ने कहा कि भाई कपड़ा मंत्री अगर ये चाहें तो क्या क्या हो सकता है। मुझे याद है कि शरद जी से हमने टाइम ले लिया, उस समय टाइम मिल गया। और मुझे अभी भी याद है उद्योग भवन में इनका दफ्तर हुआ करता था, तो हम लोग अपना स्कूटर, मेरे पास लमरेटा स्कूटर होता था, उस पर विक्रम को पीछे बिठा के, विक्रम को अजीब सा लगे, उनको लगे भाई वो कार से चलने वाला आदमी, हम लोग स्कूटर से पहुंचे उद्योग भवन। इनके पास गए। समय तो 2-4-5 मिनट का था जो बाहर के हिसाब से था, लेकिन करीब 1 घंटा उनके साथ फिर बातचीत हुई। और उसमें विक्रम ने क्या क्या समझाया, कैसे कपड़ा आता है, कैसे कहाँ होता है, फैब्रिक कन्वर्ट होता है चाइना में, और इत्यादि इत्यादि। तो इनका ये कहना था कि भाई ऐसा है कि ये ऑर्डर लीवाइस का किसी भी हालत में हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए, और इसके लिए आपको सरकारी स्तर पे जो भी सहायता, जो भी मदद चाहिए वो मैं हूँ। और फिर वो लाइनअप हुआ। फिर वो था इंडियन टेक्सटाइल प्रमोशन काउंसिल और क्या क्या था, वो सब मुंबई हुआ। विक्रम गए, हुआ नहीं हो पाया, कितना हो पाया कितना नहीं हो पाया, सरकारी चली गई। एक मुझे वो इंसिडेंट। दूसरा एक इंसिडेंट मुझे इसलिए याद है कि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उनको हरदम ये था कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में आ जाएं, वो चाइना में क्यों। और मैं ये बात 89 की कर रहा हूं, अब तो चाइना का बहुत ट्रेड हो गया है। दूसरा मुझे एक इंसिडेंट याद है, हमारे हरकेवल जी MP थे सलेमपुर से। VP सिंह की सरकार गिर गई थी, चंद्रशेखर जी की सरकार बननी थी। अब चंद्रशेखर जी के यहाँ ये फंस के हरकेवल जी चंद्रशेखर जी के साउथ एवेन्यू वाले घर में एक तरह से वहाँ रख लिए गए थे। अब इनको उठा लिया गया था, अब सरकार बननी थी। अब ये हुआ कि इनको लेके कहाँ आया जाए, और कोई और लेने जाता तो ला नहीं सकता था। तो मैं चूंकि इस तरह का व्यक्ति था जो नौकरी उस समय करता था, इन लोगों से मिलता जुलता भी रहता था, तो सभी लोगों को लगता था कि भाई छोटा है। तो वहां मैं गया, हरकेवल जी से बात करते करते धीरे से उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और मैं फिर उनको लेके चला भाग, और पीछे पीछे कुछ लोगों ने मुझे दौड़ाया। तो मुझे अभी भी याद है, मैं लेके इनको ये वहाँ फिरोजशाह रोड से तब तक शिफ्ट हो चुके थे, इनके घर में घुस गया मैं वो गाड़ी के साथ, क्योंकि मुझे था कि भाई गाड़ी सामने मिली। और शरद यादव जी सामने मिले, इनको तुरंत ले जाके अंदर कमरे में रखा गया। फिर हरकेवल जी को ये हुआ कि अब मुझे ये लगे कि बाहर कैसे निकलूं। खैर, ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग एक्टिव रहते थे, और उस समय चंद्रशेखर जी समाजवादी ज़्यादा थे, चंद्रशेखर जी के साथ ज़्यादा रिश्ते थे लोगों के। लेकिन जब वो टूट हुई थी तो उसमें ये वाला फैक्शन जो समाजवादियों का था वो VP सिंह के साथ रह गया था। जॉर्ज साहब, ये सब लोग VP सिंह के साथ रह गए थे। मैं इंसिडेंट ये 2-3 इसलिए कोट कर रहा हूँ कि कैसे ये बढ़ा। और एक अगला इंसिडेंट बता के इसको खत्म करूंगा, जो व्यक्तिगत था। 98 में 96 में जनता दल मतलब सरकार बनी, देवेगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर बने, फिर IK गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर बने। जो मेरे भाई थे हर्षवर्धन जी, वो चूंकि समता पार्टी जा चुकी थी BJP के साथ, वो उस पर असहज थे, वो उससे निकल आए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति करते थे, कहाँ जाएं। तो 98 का इलेक्शन था, किस पार्टी से लड़े ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय शरद जी ने बुलाया और शरद ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से क्यों नहीं लड़ते हो, जनता दल से लड़ो। तो मुझे ठीक से याद है कि वो भी एक अपने में किस्सा है, किसी दिन उसकी भी चर्चा करेंगे। शरद जी से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा सिंबल भिजवा रहा हूँ, यहीं दारुल शफा में सुरेश निरंजन भैया का एक कमरा हुआ करता था,
बाद में तो अध्यक्ष बन गए उत्तर प्रदेश के। अब मैं इनके यहाँ 11 बजे करीब वो टिकट मतलब जो सिंबल लेने पहुंचा, और इन्होंने मार उसमें इतना नखरा किया, मुझे अभी भी याद है। आप कौन, कैसे कौन। अच्छा, उस समय नया नया चला था ये मोबाइल फ़ोन, और सब जगह होता नहीं था। इन्होंने बड़े नखरे करने के बाद फिर यहाँ से फ़ोन वहाँ हुआ, वहाँ शरद जी के साथ जावेद हुआ करते थे, उनसे बात कराई गई, इन्होंने बमुश्किल वो सिंबल दिए। फिर मैंने इनसे अंत में कहा कि हमने कहा कि ये 3 बजे तक टाइम है, अगर आप सिंबल मुझे दे रहे हैं, अगर मैं असली आदमी नहीं हूं तो आप किसी को तो देंगे ना, ये तो बेकार हो जाएगा। तो आप, खैर इन्होंने काफ़ी नखरे करके दिए, और फिर वो सिंबल कैसे पहुंचा वो भी एक अलग किस्सा है। लेकिन मैं ये सारे वृत्तांत इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा कुछ होने के बाद भी जो समाजवादी आंदोलन था वो बिखरना शुरू हो गया था। और वो मुझे ऐसा लगा कि मंडल आने के समय, जिस समय शायद समाजवादियों की एक बड़ी जीत थी मंडल कमीशन का लागू होना, लेकिन शायद वो स्टार्ट ऑफ द एंड था, मतलब वो बिगिनिंग थी समाजवादी आंदोलन के खत्म होने की, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसके मंडल आने के बाद एक तरह से समाजवादी जो जितने साथी थे, जो ताकतें थीं, जो समाजवादी आंदोलन था, उसका मैंने विघटन ही देखा है आज तक। खैर, शरद जी जहाँ गए हैं भाई, शांति से रहें, अच्छे से रहें, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें। आप रघु भाई अब मिल गए हैं, रघु भाई के साथ एक छोटी सी बात है जो ज़्यादा माने रखेगी शरद यादव जी को समझने के लिए। मैं शरद जी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ रघु ठाकुर साहब हैं। रघु ठाकुर जी को आप सब लोग जानते हैं, जो मेरे इस चैनल में हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जानते हैं। ये वैसे समाजवादी हैं जो प्योरिटी को, इतना ज्यादा प्योरिटी समाजवाद में चाहते हैं कि उसमें एक जरा सा भी अगर नुक्स या थोड़ी सी भी अशुद्धता आए तो ये उसको समाजवादी नहीं मानते हैं। 1974 में शरद यादव जी जब जबलपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त कर रहे थे या कर चुके थे, वो रघु भाई बताएंगे, तो उस समय उनको वहां से इलेक्शन लड़ाने का काम रघु भाई ने किया था। थोड़ा रघु भाई उसके बारे में बता देंगे, और फिर 73 में जब स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय वहां पुलिस की हड़ताल हुई थी एसएफ की। उस हड़ताल का हम लोगों ने मध्य प्रदेश में समर्थन किया था। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हमको आंतरिक सुरक्षा कानून में गिरफ्तार किया था। हमको गिरफ्तार करके भोपाल जेल पहुंचा दिया था, और शरद यादव को गिरफ्तार करके बिलासपुर जेल पहुंचाया था। उसमें हम लोग कई महीने जेल में रहे। इसी बीच में जबलपुर के जो सांसद थे उनकी मृत्यु हो गई, जो सेठ गोविंद दास जी के बेटे थे, तो उनकी नाती को कांग्रेस पार्टी ने वहां से प्रत्याशी बनाया था। दरअसल उस समय हम लोग की जो पार्टी थी, जो समाजवादी पार्टी थी, उसके अध्यक्ष होते थे स्वर्गीय जार्ज फर्नांडिस, और नेता थे मधु लिमय जी। तो जब ये चुनाव की चर्चा चल रही थी, तो उसी समय एक आंदोलन भी गुजरात में शुरू हो गया था, और जेपी का आंदोलन भी शुरू हो गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने, एक मैं आपको बड़ी गंभीर बात बताऊं, कि स्वर्गीय विष्णु कामत को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। और इसलिए हरि विष्णु कामत जी बाजू का जो क्षेत्र था होशंगाबाद, वहां से एमपी होते थे। 1971 में पता नहीं कैसे उनका नाम मतदान सूची से कट गया था, तो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो सुरेंद्र मोहन जी ने हरि विष्णु कामत जी का नाम ऐलान कर दिया था प्रत्याशी के रूप में। परंतु फिर हम लोगों ने जब काफी मधु जी के ऊपर दबाव डाला, मधु जी से कहा, और फिर मधु जी ने जाकर जार्ज से कहा, जार्ज फर्नांडिस उस अध्यक्ष थे, तो फिर प्रत्याशी बदला गया, और शरद यादव को हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन कर प्रत्याशी बनाया गया। अब सवाल था कि वो चुनाव जो था, उस चुनाव में सभी पार्टियों को शामिल हों। तो जो संघर्ष समिति बनाई थी, उसका अध्यक्ष थे स्वर्गीय गणेश प्रसाद नायक, जो सर्वोदय के नेता थे और जयप्रकाश जी के साथी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। नायक जी ने भी फिर हम लोग के प्रस्ताव का समर्थन किया। पुरुषोत्तम कौशिक जो हमारे पार्टी के विधायक थे, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, और सबकी के मिले जुले जनता प्रत्याशी के रूप में शरद यादव ने चुनाव लड़ा था। हल्दर किसान का हमारा चुनाव चिन्ह था, और मध्य प्रदेश का दूसरा ही चुनाव था जो जनता प्रत्याशी के रूप में चुनाव था। इसके पहले का लोग पता नहीं, एक चुनाव और इसके पहले हुआ था, वो हुआ था भोपाल का चुनाव, गोविंदपुरा का। वहां से मोहनलाल अस्थाना जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और कर्मचारी नेता थे, वो हमारे साथ कुछ दिन जेल में भी थे, उनका निधन हो गया था। तो उनके स्थान पर हम लोगों ने वहां पर बाबूलाल गौर जी को लड़ाया था, और बाबूलाल गौर भी वहां से चुनाव जीते थे, और 74 में फिर ये चुनाव शरद यादव वाला चुनाव हुआ था। ये जो जनता प्रत्याशी का प्रयोग था, प्रयोग लोकसभा में पहला था,
इसकी काफी चर्चा हुई, इसमें काफी लोग आए, सारे हिंदुस्तान से लोग आए, झारखंड से आए, मधुलिम में आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, राजनाथ जी आए। और राजनाथ जी ने तो यहाँ कई प्रकार के प्रयोग भी किए, जनसभा बिस्व वगैरह भी आए थे। यहाँ पहली बार राजनाथ जी ने एक नया काम किया कि जब आखिरी सभा का समय खत्म हो गया तो राजनाथ जी ने कहा कि मैं यहाँ रामकथा पढ़ूंगा। राजनाथ जी ने रामकथा पढ़ना शुरू कर दिया। अब प्रशासन के लोग, प्रेस के लोग हैरान थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग टेप कर लीजिए, मैं चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रामकथा कर रहा हूँ, और रामकथा पे आप कैसे रोक लगा सकते हैं। तो काफी आधा घंटे बाद में फिर लोगों ने अनुरोध किया कि साहब आप मान जाइए। तब राजनाथ जी शांत हुए और उस चुनाव में सजाऊ जीत के आए थे और वहां से प्रत्याशी बने थे। तो ये उनके उस चुनाव की घटना का इतिहास है। उस चुनाव जी में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर छात्रों ने हम लोगों को साथ दिया था। दरअसल वो चुनाव पूरे जबलपुर के छात्रों के चुनाव लड़ा था। पार्टियां गौण हो गई थी, परंतु विद्यार्थी सबसे पहले थे। और चूंकि मैं उस चुनाव का प्रभारी था तो मुझे याद है कि हमने सारे जबलपुर संसदीय क्षेत्र में जो विद्यार्थी लोग थे उनकी ड्यूटी लगाई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज तक के लोगों की। और वो चुनाव छात्रों ने जीता था और एक नया रास्ता खुला था। हमारे एक मित्र जी थे स्वर्गीय अरुण कुमार जी, जो अभी नहीं है, शायद आप जानते हैं, आपको याद होगा, जो यूनाई में जी थे। जी जी तो जब शरद यादव ने चुनाव जीता उसके बाद उन्होंने हमसे कहा था कि रघु ठाकुर तुमने जो काम कर दिया है, आने वाले चुनाव में कम से कम हर पार्टी 25% अब युवकों को टिकट देगी। और जो तुमने कही वो सही साबित हुई कि एक पीढ़ी का परिवर्तन उस चुनाव किया। मैं रघुआ एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि उसकी भी बहुत चर्चा होती थी कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय इसका कार्यकाल बढ़ाया तो केवल 2 समाजवादी थे जिन्होंने अपना, शायद जो मेरी नॉलेज है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि एक्सटेंडेड कार्यकाल ठीक नहीं है, गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है और हम लोग इसकी तनख्वाह भी नहीं लेंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता देते। क्या हुआ कि जब हम लोग जबलपुर जेल में थे, आपातकाल जब लगा तो हमको सरकार ने गिरफ्तार कर दिया, सागर में रखा था एक दिन और फिर जबलपुर जेल भेजा दिया था। जबलपुर जेल में हमने 2 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का पुतला जलाया था। उसके बाद भी वहां जेल में बहुत लाठीचार्ज हुआ था और हमको वहां सेल में रख दिया गया था, गुनाह खाना जो अलग बना हुआ रख दिया गया था। शरद यादव को वहां से ट्रांसफर नरसिंहगढ़ जेल कर दिया था, वहीं पर मधुरे में थे। बाद में हमको करीब 2 महीने के बाद में फिर वहां से सरकार ने ट्रांसफर करके इंदौर जेल पहुंचाया। जब इंदौर जेल में हम थे उसी समय श्रीमती गांधी ने संसद का कार्यकाल बढ़ाया था, और दरअसल कार्यकाल तो बढ़ाया था 2 साल के लिए। यद्यपि चुनाव 1 साल के बाद ही हो गए, पर बढ़ाया गया था 2 साल के लिए। तो जब वो कार्यकाल बढ़ा तो मधु जी का प्रस्ताव था, मधु जी का कहना था कि नहीं, इस पर हमको विरोध करना चाहिए, हमें बढ़े हुए कार्यकाल को स्वीकार नहीं करना चाहिए। शरद यादव थोड़े मन में उस समय दुविधा में थे, पर हमारे बड़े मित्र थे, उन्होंने अपना ट्रांसफर जेल से कराया है और इलाज के लिए इंदौर आए। एमपी थे, सांसद तो थे ही वो। हमसे उन्होंने सलाह मशवरा किया, हमें कहीं इस्तीफा देना चाहिए, और इंदौर से ही हमने उनका इस्तीफा कराया। इंदौर से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर बाद में नरसिंहगढ़ जेल गए। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही सांसद ऐसे थे कि जिन्होंने इस्तीफा दिया था, मधुलिम जी ने और शरद यादव जी ने। दूसरी बात यह थी कि जब इस इस्तीफे की सूचना हम लोग जेल से जयप्रकाश जी के पास पहुंचाई तो जयप्रकाश जी का जो पत्र था वो पत्र भी एक बड़ा मार्मिक पत्र था, जिससे कि आगे की जो कहानियां हैं उन कहानियों का एक संकेत मिल जाता है। जयप्रकाश जी ने पत्र के उत्तर में लिखा था कि आपने इस्तीफा देके अच्छा काम किया है, मैं चाहता हूं कि ऐसे इसका सभी लोग अनुगमन करें, पर अगर कोई इस्तीफा नहीं देना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूं। ये जेपी का पत्र है 1974 का, 76 का। और उस पत्र में उनने अपनी एक प्रकार की लाचारी बताई थी। उस समय जो हमारे भारतीय लोकदल के लोग थे या भारतीय क्रांति दल के लोग थे, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था। भागीरथ भंवर हमारे समाजवादी साथी थे, पुराने लोहिया जी के जमाने के साथी थे, वो सांसद थे झाबुआ से, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था। जो जनसंघ के लोग थे उन्होंने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया था। और वो लोग कहते थे, जनसंघ के लोग हमारे जमाने में, कि अब जेल में आके यहाँ इस्तीफा दिलवा रहे हैं, थोड़ी सुविधाएं मिली और चली जाए। तो उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था, और इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया था, और एक बड़ा काम था, बड़ा निर्णय था। जी, मैं रघुभाई एक चीज और जरा समझना चाहता हूं। शरद यादव जी के उसमें मध्य प्रदेश फिर इन्होंने 89 में जब छोड़ा तो फिर वापस मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में नहीं गए, देश की राजनीति में आ गए। वो फिर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, 89 सांसद हुए बदायूं से, और फिर वो उनके जीवन के 3 हिस्से हैं।
एक हिस्सा है उनका 1964-65 से लेके और 1987-88 तक का जो हमारे साथ बीता, जी जिसमें हम लोग बहुत नजदीक थे और उनके हर निर्णय को हम करीब करीब तय करते थे या हमारी सलाह से वो तय करते थे। दूसरा उनका जो कार्यकाल है या जो दौर है वो दौर 88 के बाद का है, जनता के बाद का है। और वो दौर जो है 64 से लेके 87-88 का जो कार्यकाल था, समय काल था, ये काल उनका संघर्ष का काल था। 88 के बाद का उनका सत्ता का काल है। और उनमें एक बड़ा गुण था, वो सीढ़ी पे चढ़ना भी जानते थे और सीढ़ी को तोड़ना भी जानते थे। इस गुण के बहुत अभ्यस्त थे वो। तो इसमें भी उन्होंने काफी महारत हासिल की। आगे सब चीजें सामने आई हैं, आप सब उनको ज्यादातर जानते ही हैं। जी जी तो जो जब 80 का चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव जौलपुर से, और मत भी उनको काफी कम मिले, उस समय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बने थे श्री राजमोहन गांधी। तो कांग्रेस पार्टी से वहां मुंदर शर्मा जी चुनाव जीते थे, जो कांग्रेस पार्टी के थे। राजमोहन गांधी जी चुनाव हार कर नंबर 2 पर थे और शरद यादव की उसमें जमानत जब्त हो गई थी। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे शरद यादव जी। उस फ्रस्ट्रेशन में कुछ और भी घटनाएं ऐसे हुई कि जिन घटनाओं ने उनकी तकलीफ को बढ़ाया। अ, हमने जब चुनाव हम लोग हार गए, लोकसभा का भी चुनाव हारे, विधानसभा भी चुनाव हारे, तो हमने तय किया कि भाई हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे ताकि लोगों के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे। तो 2 हिस्सों में हमने प्रदेश को बांटा था। आधा हिस्सा में दौरा हमने तय किया था। तो विंध्य संभाग जो है ये हमारे जिम्मे था, महापौर हमारे जिम्मे था, और मध्य भारत का जो इलाका यानी इंदौर संभाग, ग्वालियर संभाग, ये शरद यादव के जिम्मे था। तो वहां से वो इंदौर गए थे और इंदौर में जाके उनको कार्यकर्ता भी बैठक उन्होंने वहां पर की थी। अब वहां एक बड़ी गंभीर घटना हुई कि हमारे एक स्वर्गीय साथी थे, अब हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके घर पर वो रुके थे। तो उनके बेटे और बहू जा रहे थे कहीं दौरे पर रतलाम के लिए, यानी दौरे पर पारिवारिक काम के लिए रतलाम में। तो उनके लिए उन्होंने टैक्सी की व्यवस्था की थी। और शरद यादव को वहां से गुना जाना था, तो उनने शरद यादव का टिकट बस में कराया था। अब वो बस वहां से शाम को चलती थी और रात को 2 बजे जाके गुना पहुंचती थी। तो शरद यादव से उन्होंने कहा कि अब आपका तो हमने बस में कराया कि आप समाजवादी हैं। तो जो स्वभाव था शरद यादव का, शरद यादव ने उनको उत्तर दिया कि मैं समाजवादी हूं, परंतु मेरा तो बस चले तो मैं हवाई जहाज में यात्रा करूंगा। और शरद यादव गुना गए और गुना से उनने, हमारे एक साथी थे के अग्रवाल, जो बाद में भाजपा में चले गए, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, वो संपन्न आदमी थे, उनसे कार ली और कार लेके वो वहां से ग्वालियर पहुंचे और वो दिल्ली वापस चले गए। और उन्होंने हमसे कहा कि अब मैं मध्य प्रदेश का दौरा नहीं करूंगा, ना मध्य प्रदेश आऊंगा। और हमसे बोले कि आप भी छोड़ दीजिए। तो हमने कहा नहीं, अब ऐसी घटनाओं से लेकर छोड़ नहीं जाता है, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं और कई तकलीफें भी इससे, ऐसा नहीं, कई घटनाएं से हमारे स्मरण में है। जैसे हम सतना के सम्मेलन करने के लिए गए थे। अब सतना के बच्चों को था कि भाई वो हम लोग का वापस का टिकट कराएंगे, आरक्षण का टिकट कराएंगे। काशी गाड़ी चलती थी, एक गाड़ी वहां से। तो उन लोगों ने अब लापरवाही की कि पैसा नहीं था, जो भी कारण रहा, वो वापसी का आरक्षण ही हुआ था। उस समय एक्स एमपी के लिए कोई टिकट नहीं मिलता था, कोई पास नहीं था। तो हम लोग दोनों, शरद यादव और हम लोग जो है वहाँ काशी एक्सप्रेस से बैठ के और संडास के पास बैठे हुए अखबार में छाके आए थे। और वहां भी रास्ते में फिर एक संघ के कार्यकर्ता मिल गए, तो उनने कहा कि सुना है कि संजीव रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए के पार्लियामेंट भंग कर दी। तो शरद यादव को मारने दौड़े कि नहीं नहीं, तुम कह सके तो ये राष्ट्रपति ऐसा करता है क्या। तो कुल मिला के ये जो घटनाएं थी, घटनाओं ने उसके मन पर तो छोप पहुंचाया। एक और घटना हुई इसी दिन में कि जब हम लोग वहां से कार्यक्रम करके लौट के आए थे, उसके एक दिन बाद जौलपुर में सूचना मिली कि जयप्रकाश जी का देहांत हो गया। हम जी वही थे, जौलपुर में थे, तो हमने कहा कि हम लोग जौलपुर बंद कराएंगे। अब जब जबलपुर बंद कराने के लिए निकले, तो एक सज्जन ने, जिस जो व्यापारी भाई थे, उनके यहाँ जब गए कि भाई जयप्रकाश जी की मौत हुई, बंद कर लीजिए, तो उन्होंने कहा हमें जयप्रकाश से क्या लेना देना। तो ये 2 3 घटनाओं ने उसके मन पर चोट तो पहुंचाई थी, बात सही है। और उसको लगा कि भाई समाज जो है, समाज में किसी अच्छे आदमी की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्हें छोड़ के जाने का तय किया। अब सवाल था कि वो जाएंगे कहाँ। तो उसी समय संजय गांधी की मौत हो गई और अमेठी का उपचुनाव हुआ। तो हम, पुरुषोत्तम कौशिक जी हमारे अध्यक्ष होते थे, उनको लेके जाके मिले चौधरी चरण सिंह जी से। तो चौधरी साहब से हमने कहा कि चौधरी साहब, ये आपका लड़का जैसा, इसको टिकट दे दो। तो चौधरी साहब पे तो सुन नहीं पाए।
फिर वो बोले कि हमारा लड़का यहाँ कहाँ से आ गया, हमारा लड़का तो अमेरिका में है। नहीं, हम लोग लड़का नहीं, लड़का जैसा है। तो फिर उनको ऐसे टिकट दिलाया। हालांकि चौधरी चरण सिंह का बड़प्पन था कि वो ऐलान कर चुके थे कि वहां पर लोकदल उपचुनाव नहीं लड़ेगा। पर हम लोग के अनुग्रह के बाद में, हम लोग के प्रेम के बाद में, उन्होंने या कहने के बाद में उन्होंने उसको माना और ना केवल उन्होंने प्रत्याशी बनाया, बल्कि जिस ईमानदारी से परिश्रम से वो चुनाव लड़ा, उससे शरद यादव को उत्तर प्रदेश में स्थापित होने बड़ी मदद मिली। कई हजार कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से वहां पर पहुंचे, अमेठी पहुंचे। हम लोग चुनाव हार गए, परंतु उत्तर प्रदेश में शरद यादव एक मजबूत स्थिति में चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी जैसे बन के वहां पर। फिर उसके बाद में वहां राज्यसभा के चुनाव का सवाल है, चौधरी साहब के मौत के बाद में। तो 2 सांसद जाना थे राज्यसभा में, तो एक सांसद शरद यादव पहुंचे राज्यसभा में, एक अजीत सिंह जी पहुंचे, चौधरी चरण सिंह के बेटे, जब तक वो लौट के आ गए थे मृत्यु के बाद। तो वहां वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। फिर सवाल था कि अब लड़ने कहाँ जाए चुनाव में, मध्य प्रदेश वाले नहीं चाहते थे। तो फिर उनको बदायूं हम लोग ले गए, तो बदायूं का चुनाव लड़ा, उसके भी प्रभारी थे, पर बदायूं का चुनाव हार गए। पर दूसरा फिर जब जनरल इलेक्शन हुआ तो बदायूं से चुनाव जीत गए। पर 91 में फिर वो बदायूं से चुनाव हारे। अब फिर सवाल था कि फिर कहाँ जाए। उसी समय मधेपुरा से लालू जी ने इस्तीफा दे दिया था कि लालू जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वो सीट खाली थी, उपचुनाव होना था। पर लालू जी किसी भी कीमत पर शरद यादव को लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उनको कुछ पहचान चुके थे। तो बड़ा संकट का सवाल था। फिर शरद यादव ने हमसे कहा कि आप मधु जी से बात करो। मधु जी शरद यादव से बहुत नाराज थे कई कारणों से। खैर मधु जी को समझाया, फिर लालू जी को बुलाया गया और बुला करके उनसे बातचीत की गई। फिर बीपी सिंह से भी बात कराई गई और मधेपुरा से प्रत्याशी बन गए। तो वो ऐसे वो बिहार पहुंच गए। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से, और जबलपुर के पहले आंखमऊ से, जहाँ उनका गांव है, वहां से लेकर ये यात्रा चली है। अब इस यात्रा के बहुत सारे पहलू हैं, उन सारे पहलुओं के बारे में क्या चर्चा की जाए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बड़ी परंपरा है कि कहा जाता है कि आदमी की मरने के बाद में उसकी बुराई नहीं की जाती, उसको अच्छा ही कहा जाता है। इसलिए अब जो अच्छा ही हमने को सुना दिया, बकाया ना सुनिए तो अच्छा है। ठीक है, मैं एक अंतिम प्रश्न करके इसको बंद करूंगा, क्योंकि साथी तो रहे आपके। मैं एक चीज और जरा समझना चाह रहा हूं, आप खास करके समाजवादी आंदोलन के बहुत से इंपॉर्टेंट लोग, मधु लिमय जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और शरद यादव साहब, अंत में इनको पनाह मिली बिहार में। ये भी कोई एक, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सब लोग अपना अपना मूल स्थान, जॉर्ज साहब भी वापस एक बार बेंगलोर जाके कोशिश किए कि स्थापित हो जाए, नहीं हो पाए, फिर वापस बिहार। ये क्या बिहार की धरती ज्यादा समाजवादी है, या बिहार की धरती ज्यादा एक्सेप्ट कर लेती है, ज्यादा? बिहार की धरती आनंद वर्धन जी समाजवादी है, और डॉक्टर लोहिया के आंदोलन का कोई सर्वाधिक प्रभाव अगर कहीं रहा है तो बिहार में रहा है। मधु लिमय जी 4 बार चुनाव हारे बांद्रा से, महाराष्ट्र से। परंतु जब लोहिया ने सोचा कि इनको ले जाना है, कि इस प्रतिभा का इस्तेमाल करना है, तो डॉक्टर लोहिया उनको लेकर के बिहार गए और बिहार से आके वो जीते। बिहार में जो कार्यकर्ता है, गांव गांव का कार्यकर्ता, वो लोहिया वाला कार्यकर्ता है। यूपी में थोड़ा फर्क आया है। यूपी में बाद के कार्यकाल में पिछले 10-20 सालों में यादव कार्यकर्ता बने हैं, जो जाति के नाम पर, मुलायम सिंह के नाम पर बने हैं। पर बिहार का कार्यकर्ता मूलतः समाजवादी है, जिससे जो जमीन लोहिया ने तैयार की थी। तो ये जो वहां पहुंचे, वो मधु लिमय जी पहुंचे, या जॉर्ज फर्नांडिस पहुंचे, या शरद यादव पहुंचे, इसमें इनकी या किसी और की भूमिका नहीं है। लालू जी के बनने में भी उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। ये सारी की सारी जो भूमिका है, ये एकमात्र व्यक्ति जिसने सारी जमीन को गोड़ा था, जिसको जमीन को, बंजर जमीन को आबाद किया था, वो डॉक्टर लोहिया थे। और आजादी के पहले लोहिया और जेपी साथ थे, तो ये उनका काम था, ये उनकी भूमिका थी। उस जमीन पर वो पहुंचे और फिर जाके इन लोगों ने उस जमीन को बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम किया। उस जमीन को बनाया नहीं, आगे नहीं बढ़ाया। आज जिस पतन की हालत है, ये क्यों हुई? इसलिए हुई कि आपने उस जमीन को बढ़ाया नहीं, जमीन माने उस विचार को नहीं बढ़ाया। मधु जी ने संन्यास ले लिया, क्योंकि नहीं लेना चाहिए था। जॉर्ज फर्नांडिस रास्ता भटक गए, भाजपा के साथ चले गए। शरद यादव ने तो सीधा अपने आपसे कहा कि कुर्सी खेल शुरू कर दिया, कि जहां दाम वहां हम, तो चला गया। बोले बुला के आज रही है, हम इस सब बातें क्यों करें, हमारे साथी हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी पत्नी बच्चों के प्रति सुख संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और फिर इस सब चीजों पर चर्चा होगी, होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई।